गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम इटली के एकीकरण विषय पर चर्चा करेंगे, जो यूजी सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में यूरोप के इतिहास 1789 ईस्वी से 1871 ईस्वी एवं यूजी सेमेस्टर 5 के अंतर्गत DSE 1A के पेपर हिस्ट्री ऑफ यूरोप का इतिहास 1789 से 1939 ईस्वी तक के अंतर्गत आता है। इस विषय से संबंधित कई प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन, या इटली के एकीकरण में मैजनी या फिर कैवूर या फिर गैरिबल्डी के योगदान के बारे में लिखना होता है, या फिर इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाएं या सहायक तत्वों के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इटली के एकीकरण से संबंधित एक रेखा चित्र बनाया गया है, जिसके द्वारा यह समझा जा सकता है कि एकीकरण किस प्रकार हुआ, उसकी क्या बाधाएं थी, क्या भूमिका थी आदि। तो यहाँ सबसे पहले आता है भूमिका, बाधाएं, सहायक तत्व और चरण। भूमिका में बाधा में हमने 4-5 वर्ग को रखा है, जिसने इटली के एकीकरण में समस्या उत्पन्न की। इसमें प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व, भौगोलिक स्थिति, पोप का प्रभुत्व, वैचारिक मतभेद, कुलीन वर्ग, आर्थिक समानता। इसी प्रकार सहायक तत्व के अंतर्गत नेपोलियन की भूमिका, कार्बोनरी, आर्थिक विकास, प्रारंभिक विद्रोह, लेखकों के प्रयास, मैजनी एवं युवा इटली, यंग इटली, उदार राजतंत्र, पोप की उदारवादी नीति, फ्रांसीसी क्रांति। इसमें फिर हम चरण में आते हैं। चरण में हमने यहाँ पे 3 चरणों को दिखाया है, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ, इसे समझने में हमें सुविधा होगी। तो यहाँ अगर हम भूमिका की बात करें तो इटली के एकीकरण की भूमिका का निर्माण होता है 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के द्वारा, जिसका आयोजन यूरोप के राज्यों के पुनर्व्यवस्था करने के लिए किया गया था। उसमें इटली से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके अंतर्गत जेनेवा, सेवा या सार्डिनिया का प्रदेश पीटमोंट को दे दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं जेनेवा, सेवाय का क्षेत्र ये है, और सार्डिनिया का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र पीटमोंट को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी पर पुनः अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया है लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रोम को पोप को पुनः सौंप दिया गया। यह पोप का राज्य है, जो रोम है वो पोप का राज्य से सौंप दिया गया। नेपाल सिसिली में बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। यहाँ नेपाल सिसिली है, सिसिली का राज्य बड़ा है। और पार्मा, मोडेना और टस्कनी को पुनः, ये जो क्षेत्र है पार्मा, मोडेना, टस्कीना, ये पूरा क्षेत्र को हैब्सबर्ग वंश के अधीन लाया गया। अर्थात इस कांग्रेस के द्वारा इटली की जो स्थिति थी उसे विखंडित करने का प्रयास किया गया। इटली, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वियना कांग्रेस का आयोजन मेटरनिक के द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में प्रतिक्रियावादी को पुनः स्थापित करना। इस व्यवस्था के द्वारा मेटरनिक ने समस्त इटली को निरंकुश राजतंत्र के अधीन ला दिया और इटली के एकीकरण की जो संभावना थी या एकीकरण की जो आशाएं थी उसे धूमिल करने का प्रयास किया। या यूँ कहें कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली में जो राष्ट्रवादी भावना या उदारवादी भावना का संचार हुआ था, उसे इस व्यवस्था के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य
पूरे यूरोप में प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को लागू कर उसे शक्तिशाली बनाना था, और जिस क्षेत्र में राष्ट्रवादी या उदारवादी विचारधाराओं का उदय होना प्रारंभ हुआ या विकसित होने की अवस्था थी, उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से कुचलने का प्रयास किया गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वियना कांग्रेस के द्वारा मेटरनिक ने या प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाओं ने इटली को विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, इसे विखंडित अवस्था में फैला दिया। तो 1815 ईस्वी के बाद से ही इटली में एकीकरण की भावनाएं तीव्रतर होने लगी थी, परंतु इटली को एकीकृत होने से पहले कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ हम लोग उसकी बाधाएं देखते हैं। तो यहाँ पर कुल हमें 6 बाधाएं दिखती हैं। इसमें पहला है प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व। तो यहाँ प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का अर्थ है ऑस्ट्रिया, जिसने प्रत्येक अवस्था पर इटली में होने वाली राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया, चाहे वो 1830 ईस्वी की क्रांति का समय हो या 1848 ईस्वी के क्रांति के समय। दोनों ही अवस्थाओं में ऑस्ट्रिया ने इन विचारों को, इन उदारवादी आंदोलनों को या राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया, और जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल रहा। परंतु कालांतर में इटली को एकीकृत होने से वह रोक नहीं सका, और जैसा कि हम आगे देखेंगे इटली का एकीकरण संभव हो सका। इसकी दूसरी बाधा है भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इटली 3 भागों में विभाजित था: उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र जिसमें रोम सम्मिलित था, और तीसरा दक्षिण में दक्षिणी क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र थी, इसकी अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। यद्यपि ये सभी क्षेत्र निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, परंतु उत्तरी राजतंत्र पर किसी और वंश का अधिकार था और दक्षिण में किसी और का, और मध्य में रोम में पोप का शासन था। तो यहाँ हम लोग जब तीसरे बाधा में आते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं पोप का प्रभुत्व। पोप रोम पर शासन कर रहा था, और उसकी सहायता के लिए कैथोलिक राज्य या उसके समर्थन में कैथोलिक राज्य, यूरोप के कैथोलिक राज्य खड़े हुए थे। इस कारण इटली के देशभक्त या राष्ट्रवादी या एकीकृत करने वाले नेता रोम को अधिकृत करने से संबंधित काफ़ी मतभेद रखे हुए थे। उन्हें इस बात का भय था कि यदि वे रोम से संबंधित किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं या किसी पर कार्रवाई करते हैं, तो संभव है कि यूरोप के अन्य कैथोलिक राज्य इसके विरुद्ध हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। चौथा कारण यहाँ हम लोग देख रहे हैं वैचारिक मतभेद। इटली के एकीकरण संबंधित कई प्रकार की विचारधाराएं तत्कालीन परिस्थितियों में थीं। जैसे गणतंत्र के समर्थक चाहते थे कि वे गणतांत्रिक व्यवस्था के अधीन इटली का एकीकरण किया जाए। इसमें मैजनी और गैरिबाल्डी थे। दूसरे संघीय राज के समर्थक थे जो जियोबर्डी था, जो चाहता था कि संघ के अंतर्गत पिटमोंट के अंतर्गत एक संघ का निर्माण हो और उस संघ के द्वारा ही इटली का एकीकरण किया जाए, मतलब संघात्मक व्यवस्था के द्वारा इटली का एकीकरण किया जाए। और तीसरा जो समर्थक थे वो थे संवैधानिक और सीमित राजतंत्र के समर्थक, यानी इनका मत था कि इटली का एकीकरण संवैधानिक एवं सीमित राजतंत्र के अधीन हो, और इस संवैधानिक राजतंत्र के अधीन तभी हो सकता था जब पिटमोंट जैसा राज्य इसमें आगे आके नेतृत्व करे। इस विचारधारा का समर्थक कैबूर था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो इस वैचारिक मतभेद के कारण इटली के एकीकरण में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि सभी विचारधारा के लोग अपने अपने विचार के अनुसार कार्य कर रहे थे, जिसके कारण इटली एकीकरण में प्रारंभिक बाधाएं उत्पन्न हुई।
पांचवा कारण है कुलीन वर्ग। इस समय इटली में कुलीन वर्ग और जागीरदारी प्रथा को पुनः स्थापित किया गया। मेटरनिक ने वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में जो व्यवस्थाएं स्थापित की, इसमें मुख्यतः सामंतवादी व्यवस्था और जागीरदारी प्रथा को पुनः स्थापित करना। और इटली के कुलीन वर्ग भी कई ऐसे लोग थे जो इस एकीकरण को होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ऐसे होने पर उनकी शक्ति का अंत हो जाता है, क्योंकि कुलीन वर्ग की शक्ति का आधार सामंतवादी या जागीरदारी व्यवस्था थी, जिसके पतन होने पर या समाप्त होने के पश्चात उनकी शक्ति का भी अंत हो जाएगा और कुलीन वर्ग समाप्त हो जाएगा। और इसका छठा कारण है आर्थिक असमानता। इटली का जो भाग था, जैसे हम लोग देखें, 3 भागों में विभाजित था। उत्तरी इटली, मध्य और दक्षिण। तो यहाँ पर उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक क्षेत्र था, जहाँ औद्योगिक विकास हुए थे मगर काफ़ी सीमित मात्रा में। वहाँ जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो उतनी अधिक उन्नति नहीं की हुई थी जितना कि यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण इटली की जो स्थिति थी वो अविकसित और ग्रामीण थी, जो पूर्ण रूप से अभी कृषि व्यवस्था पर आधारित थी, और जहाँ की काफ़ी अधिक जनसंख्या कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न थी। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक असमानता ने एकीकरण के लिए बाधा उत्पन्न की और इस एकीकरण को रोकने में, एकीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें हुई। अब हम लोग बात करते हैं सहायक तत्वों की। तो सहायक तत्वों का मैंने पहले भी जिक्र किया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 2 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं सहायक तत्वों के रूप में। प्रथम है नेपोलियन की भूमिका और दूसरा है कार्बोनरी। नेपोलियन की भूमिका हम लोग जब 1815 की बात करते हैं तो उससे पूर्व नेपोलियन सत्ता पर आसीन हुआ। उसने अपने सैनिक अभियानों के द्वारा समस्त यूरोप को प्रभावित किया, जिससे इटली भी अछूता ना रहा। उसने इटली के समस्त छोटे छोटे राज्यों को विजित कर एक संघ के रूप में परिणत कर दिया और उन्हें सिर्फ मात्र 3 भागों में समूहित किया। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं नेपोलियन भूमिका, यहाँ देख सकते हैं सामंती व्यवस्था को उसने समाप्त किया, व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, एक समान कानून नियम लागू किए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय, इससे पूर्व इटली में विभिन्न प्रकार के शासक थे, विभिन्न प्रकार के शासन चल रही थी, जिनके अपने अपने नियम कानून थे। इस कारण वे विखंडित अवस्था में थे, पर यहाँ पर नेपोलियन ने एक समान कानून नियम लागू कर उन्हें एक प्रकार से एक कर दिया। यहाँ इतिहास का मैरियट ने लिखा है कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति है जिसने इटली को एकता प्रदान की। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि नेपोलियन ने इटली को एक आधार प्रदान किया एकीकरण का। इसी प्रकार लिप्सन ने इटली के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति के योगदान का महत्व का आकलन करते लिखा है कि इटली को कुछ समय के लिए एकता प्राप्त हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने इटली को वैधानिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं स्वायत्त शासन प्रणाली प्रदान की। यानी ये ऐसे तत्व थे जो एकीकरण के लिए काफ़ी आवश्यक थे, और इस समय नेपोलियन के कारण इटली के निवासियों को ये सभी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई, जिसके कारण लोगों में उत्साह और देश प्रेम की वृद्धि हुई और वे इटली के एकीकरण की बात सोचने लगे। दूसरा यहाँ है सहायक तत्व है कार्बोनरी। कार्बोनरी जैसे आप लोग देख रहे हैं, कार्बोनरी नेपल्स में रहने वाले वैसे लोगों ने की थी जो कोयला झोंकने का काम करते थे उद्योगों में या भाप इंजन जो प्रारंभ हुआ था उसमें। तो इस
संस्था का मुख्य उद्देश्य था विदेशियों को इटली से निकालना, क्योंकि काफ़ी समय से ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली के राज्यों पर बना हुआ था, जिस कारण उनकी जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। विभिन्न पक्षों को ऑस्ट्रिया ने प्रभावित कर रखा था। स्वतंत्रता संग्राम की जो आंदोलन हो रहे थे, उस पर ऑस्ट्रिया ने अपना प्रभाव डाला था। इसका नेपल्स में रहने वाले इन लोगों ने कार्बोनरी की स्थापना की और इसके द्वारा विदेशियों को इटली से निकालने का प्रयास किया। इनका दूसरा उद्देश्य था वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना, परंतु देशों में एकरूपता, सूत्रबद्धता तथा स्पष्ट प्रभावशाली नेतृत्व का यह संस्था अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रही। चूंकि इस समय कोई ऐसा कोई प्रभावशाली नेता नहीं था जो इन संस्था को किसी आंदोलन को नेतृत्व दे सके, इस कारण ये प्रयास असफल रहे। इसके बाद हमारा आता है तीसरा और चौथा सहायक तत्व। तीसरा में है आर्थिक विकास। जैसा कि पहले ही बताया गया, इटली 3 भागों में बटा हुआ था और दोनों ही क्षेत्र उसके इस अवस्था में नहीं थे कि वह विकसित हो या इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर सके। यहाँ देख सकते हैं कि इटली 18वीं शताब्दी के मध्य तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था, जबकि उस समय यूरोप के अधिकांश देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसका वे लाभ उठा रहे थे। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्य में संलग्न थी, भूमि उपजाऊ नहीं थी, व्यापार का विकास बहुत कम हुआ था। परंतु 18वीं शताब्दी के बाद इटली में कई आर्थिक विकास के कार्य प्रारंभ हुए। इटली के अर्थशास्त्रियों ने भी इस आर्थिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहन देने, आवागमन के अच्छे साधनों को विकसित करने और यूरोप के विकसित औद्योगिक देशों से तकनीकी ज्ञान के आयात की मांग की। यानी यूरोप के अधिकांश राज्य उस समय विकसित अवस्था में थी, उनसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर इटली को विकसित करने का समर्थन इन अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी एवं दक्षिणी इटली में रेलवे लाइन बिछाई गई, भाप इंजन का प्रयोग किया गया और रेलवे के विकास ने इटली के आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक चेतना को भी संवर्धित किया। इटली वासी आर्थिक सहयोग एकता में इटली एकीकरण का भविष्य देखने लगे। यानी आर्थिक विकास के साथ इटली के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होने लगा। चौथा, प्रारंभिक विद्रोह। 1820 ईस्वी से 1830 ईस्वी के मध्य इटली के विभिन्न राज्यों में संविधान की स्थापना हुई। स्थापना तथा निरंकुश राजतंत्र के विरोध में विद्रोह हुए। नेपल्स, पिटमॉन्ट, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना आदि राज्यों में जोरदार प्रदर्शन हुए। चूंकि ऑस्ट्रिया प्रतिक्रियावादी व्यवस्था का समर्थक था, वह किसी भी स्थिति में राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने नहीं देना चाहता था। इस कारण उसने इस विद्रोह को दबाया और जनता की संविधान की मांग को दबाने से इटली में राजतंत्र के निरंकुश और रूढ़िवादी स्वरूप के विरुद्ध इटली की भावनाएं उग्र हो गईं। 1830 ईस्वी के बाद जो दमन कार्य प्रारंभ हुआ था, उसने इटली वासियों में देशभक्ति की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। परंतु इन आंदोलन की असफलता ने इटली वासियों को इस बात से अवगत करा दिया कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को समाप्त करने के लिए व्यापक संगठन से ठोस योजना की आवश्यकता है। और यहीं से इटली के एकीकरण का मार्ग या इटली के एकीकरण की आधार भूमि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेखकों के प्रयास। तत्कालीन इटली के इतिहास का साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा इटली के निवासियों में देशभक्ति, आत्म बलिदान आदि जैसे गुणों को स्थापित करने का प्रयास किया। 1821 ईस्वी में फास्कोल तथा रसोटी नामक लेखक को देशभक्ति भावना के कारण देश से निकाल दिया गया। 1832 ईस्वी में सिल्वियो पोलिको ने ऑस्ट्रिया जेल खानों में 10 वर्ष वृत्तांत ला मी प्रिजोनी लिखा। इसका प्रभाव इटली में बहुत अधिक पड़ा। इटली वासियों को इस लेख के पक्का विश्वास हो गया कि अत्याचारी ऑस्ट्रिया से इटली को मुक्त कराना आवश्यक है। इसी तरह 1843 में जियोबर्ती नामक दार्शनिक ने पुस्तिका इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता में इटली के राज्यों के संघों की वकालत की। यानी इन साहित्यकारों ने इस बात का आभास दिला दिया कि इटली को अब संगठित होना चाहिए ताकि वह
विदेशी प्रभाव को समाप्त कर सके, विदेशी शक्तियों को इटली से निकाल सके। छठा है मैजनी। मैजनी के बारे में कहा जाता है कि मैजनी ने तत्कालीन इटली के निवासियों को देशभक्ति और आत्म बलिदान का पाठ पढ़ाया। चूँकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसने क्रांति का प्रयास किया और 1830 ईस्वी में वह इटली आया। 1831 ईस्वी में उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था इटली की एकता, स्वतंत्रता तथा समानता व जन कल्याणप्रद राज्य की स्थापना करना। क्योंकि इसके उद्देश्य अच्छे थे, लोगों में इसका प्रसार बहुत जल्द ही हुआ और 2 वर्ष के अंदर ही 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या 60,000 हो गई। इसके अतिरिक्त मैजनी ने अपने लेखकों के द्वारा जनता को इस बात का विश्वास दिलाया कि इटली एक राष्ट्र है जिसे संगठित किया जाना आवश्यक है। वास्तव में मैजनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी और इटली के लोगों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के विचार उत्पन्न किए। यानी मैजनी ने इटली के एकीकरण के लिए उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जो उसके लिए उसको आवश्यकता थी। इसके बाद आते हैं उदार राजतंत्र। यह हम लोग देख सकते हैं, उदार राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र करना चाहते थे। सार्डिनिया पिएडमोंट के शासक एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को भी स्वतंत्र मुक्त कराना चाहते थे। सार्डिनिया का राज्य पहले प्रतिक्रियावादी था, परंतु धीरे-धीरे इसके विचार में परिवर्तन आया। सार्डिनिया के शासक ने भी इटली के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने की घोषणा की। इस घोषणा ने इटली वासियों को इस बात का विश्वास दिलाया कि इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण सच्चा नेतृत्व पिएडमोंट का शासक ही करेगा। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि पिएडमोंट के शासक ने अपने विचारों को स्वतंत्रता प्रदान की और इटली के एकीकरण के लिए अपना नेतृत्व देने का घोषणा की, जिसके कारण इटली निवासियों में इस बात की आशा जगी कि अब इटली को विदेशी प्रभाव से मुक्त किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार से उसका एकीकरण किया जा सकेगा। 8वां है यहाँ पोप की उदारता नीति। इससे पहले हम बाधा में देखें कि पोप के कारण ही उसकी एकीकरण के लिए बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि पोप की उदारवादी नीति ने इटली के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1846 ईस्वी में रोम का पोप पायस नवम बना, जो दयालु उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे इटली के देशभक्तों से सहानुभूति थी। उसने राजनीतिक बंदी छोड़े और कई प्रशासनिक सुधार किए। अपनी उदारवादी नीति के तहत पायस नवम ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ा और अपने प्रशासनिक व्यवस्था में कई सारे सुधार किए, जिसके कारण इटली के निवासियों में एक नई आशा का संचार हुआ। क्योंकि पोप पायस नवम उदारवादी विचारधारा का समर्थक था, सहानुभूति रखता था उनके प्रति। इस कारण मेटरनिख ने पोप पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि वह अपने राज्य में किए गए सुधारों को बंद करे और उदारवादियों के प्रति सहानुभूति रखा जा रहा है उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करे। परंतु पोप नहीं झुका। उसने मेटरनिख के बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में संलग्न रहा। उसके उदारवादी प्रशासन का प्रभाव पोप के राज्य के साथ इटली के अन्य राज्यों पर भी पड़ा। अर्थात इटली के अन्य राज्य भी अब अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसके अंतर्गत इटली की एकीकरण संभव हो सकती थी। यहाँ हम देखते हैं अब इसका अंतिम सहायक तत्व फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में फ्रांस में पुनः तीसरी क्रांति हुई, जिससे प्राप्त होकर इटली के निवासियों ने विद्रोह कर दिया। इटली 1848 ईस्वी में होने वाले क्रांति का उद्देश्य उदारवादी आर्थिक सुधार एवं संवैधानिक प्रशासन को लागू कराना तथा किसी प्रकार से इटली का एकीकरण कर स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यानी अर्थात इटली के निवासियों ने 1848 में होने वाले क्रांति का लाभ उठाते हुए अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और इटली के एकीकरण के लिए आधार भूमि का निर्माण किया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न सहायक तत्वों ने इटली के एकीकरण के लिए मार्ग को प्रशस्त किया और इसके पश्चात इटली का एकीकरण प्रारंभ